अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी साइड से खैर खैरियत है? जी सर। चलें हम स्टार्ट करते हैं। आमना नाज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी आमना, आमना नाज, आपका कोई क्वेश्चन है? आमना नाज, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अमजद, आपका अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन है? सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। जी FA19 रोल नंबर 48, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, अगर मेरा होगा तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है। हमजा सुल्तान, आपको कोई क्वेश्चन है? सर लेक्चर 5 में कोई क्वेश्चन नहीं है सर। लेक्चर 6 किया लेक्चर 6 सर अभी नहीं देखा है सर। ठीक है। लेक्चर हमजा जफीर, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर ये लेक्चर नंबर 6 पढ़ा है सर, इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा चलिए ठीक है, आपको लेक्चर समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। चलिए ठीक। मोहम्मद इजाज, आपका कोई क्वेश्चन है? हो सर। आपको लेक्चर समझ आ रही है? ये सर आ रही है, अभी थोड़ा सा रहता है। चलिए ठीक। मोहम्मद तैमूर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब कंप्लीट होएगा तो सर अगर क्यूरी होगी तो बाद ठीक है, अभी जितना देखा आपने तो समझ आ रही है आपको? जी सर, क्या कह रही है? मैं कह रहा हूँ जितना अभी तक आपने स्टडी किया है लेक्चर, तो आपको समझ आ रही है उसकी? जी सर, लेक्चर 6 पढ़ा सर, आ रही है। चलिए ठीक। अच्छा मोहम्मद उस्मान तारिक, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, अभी कोई नहीं, अगर हुआ तो मैं पूछ लूंगा। वैसे लेक्चर पढ़ा है आपने? जी सर, पढ़ लिए। सैफुर रहमान, सर डाइवर्सिटी फैक्टर जरा ओवरव्यू दे दें एक। डाइवर्सिटी फैक्टर की। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है 2-3। आप एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा आप उससे सबर करेंगे। मोहम्मद सैफुर रहमान, आप क्वेश्चन पूछें।
जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर जब समझ नहीं आया था, वो आप एक ओवरव्यू दे दें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उसका आपने वो लेक्चर देखे यूट्यूब पे? सर देखा है, लेकिन वहाँ से कुछ वहाँ से समझ नहीं आया कुछ इसका। तो आप ये पूछ रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ डाइवर्सिटी फैक्टर किस तरह इंक्रीज होता है? जी जी यानी मैं आपको समझाता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। देखिए, हमने ये कहा था कि डाइवर्सिटी फैक्टर increases with the connected system। ठीक, तो चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे साथ दो स्टेशन हो। सपोज कोई भी आप दो स्टेशन में, एक आप ले लें हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इस तरह आप एक और स्टेशन ले लें कि सपोज हमारे साथ जो है ना थर्मल स्टेशन हो। अभी अगर हम ये देखें कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन तो आपके पास अगर साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड की अगर हम बात करें, साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड की, तो अगर हम बात करें कि लेट सपोज वो आपके पास है 20 मेगावाट। इसी तरह फिर इस पे जो इंडिविजुअल लोड है, अगर हम कहें कि लाइटनिंग की सपोज आपके पास जो लोड है वो है 20 मेगावाट, और इस तरह एसी का जो है तो इस पे लोड है 10। अगर आप थर्मल स्टेशन पे देखें तो थर्मल स्टेशन पे अगर साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड हम कहेंगे लेट सपोज 30 मेगावाट है, और आप इंडिविजुअल डिमांड देखें। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आपको सुनाई नहीं दे रहा? सर आ रही है आवाज़ आपकी? सैफ रहमान, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, क्लियर है आवाज़। क्लियर आ रही है आवाज़। ठीक ठीक। तो इसी तरह अगर हम इस पे थर्मल स्टेशन पे अगर हम इंडिविजुअल लोड्स की बात करें, अगेन अगर इस पे आपके पास एक लोड लाइट का हो तो उसको हम कहें कि इस पे भी आपके पास लोड है वो 20 मेगावाट का हो, और सपोज हम कहें कि जो सेकंड इस पे लोड है वो हम कहें कि सपोज आपके पास है 10 का, और वो लोड है सपोज अगर हम कहें कि वो भी है 20 मेगावाट। ठीक, तो अभी अगर हम इसके इंडिविजुअल डाइवर्सिटी फैक्टर्स अगर हम देखें ना, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर देखें तो इसकी डाइवर्सिटी फैक्टर आपके पास इक्वल होगी सम ऑफ इंडिविजुअल लोड, तो वो आपके पास होगा 20 + 10 और डिवाइड बाय साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड दैट इज 20, तो इज इक्वल टू आपके पास आएगा 30 डिवाइडेड बाय 20, तो दैट विल बी इक्वल टू सम 1.5। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5। इसी तरह अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ थर्मल स्टेशन की अगर हम देखें तो इसकी ये डाइवर्सिटी फैक्टर आपके पास आएगी 20 और +20 और डिवाइड बाय 30, तो ये आपके पास इक्वल होगा 40 डिवाइड बाय 30 के, तो इट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3, तो 1.33। दोनों की इंडिविजुअल मैं डाइवर्सिटी फैक्टर्स बता रहा हूँ। इसी तरह अभी अगर हम ये सपोज करें कि इनका जो लोड कर रहे हैं दोनों स्टेशन का, वो भी अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो ये आपके पास 10, इस तरह आपके पास 20, इधर आपके पास हम कहते हैं कि 10, 20
और इस तरह आपके पास 30, ठीक। और लेट सपोज टाइम को अगर हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम 0 to 8 और फिर फ्रॉम 8 to 16 और फिर फ्रॉम 16 to 24। इसी तरह इसका भी अगर हम लोड कर्व हम लें तो फ्रॉम 0 to 8, फ्रॉम 8 to 16 और फ्रॉम 16 to 24, ठीक। तो लेट सपोज इसके जो लोड कर्व्स हैं ना वो हमारे पास कुछ यूं आए कि वो आपके पास कुछ यूं हो कि 10 फ्रॉम 8 फिर आपके पास 20 और फिर आपके पास बैक टू 10। इसी तरह अगर हम इस स्टेशन के अगर हम लोड कर्व को देखें तो लेट सपोज इसका लोड कर्व आपके पास कुछ यूं हो कि आप कह दें कि फ्रॉम इनिशियली आपके पास हो 20 और फिर 20 से आपके पास आ जाए 10 पे और फिर 10 से जो है तो आपके पास चला जाए 30 पे, ठीक। ये देखिए इधर आपके पास मैक्सिमम डिमांड क्या आ रही है 20, इधर आपके पास मैक्सिमम डिमांड क्या आ रही है 30। दैट दिस इज द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, ठीक। अभी अगर हम इन दोनों स्टेशंस को अगर हम इंटरकनेक्ट कर लें, इंटरकनेक्ट ये कि मतलब ये दोनों एक ही वक्त पे जो है तो ये काम कर रहे हैं। तो लेट सपोज अगर हम इंटरकनेक्ट कर लें और इन दोनों स्टेशन के लोड कर्व से हम इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो बनेगा इसका अगर हम लोड कर्व ड्रॉ करें तो आपके पास कुछ यूं होगा, ये फ्रॉम 0 to 8, फ्रॉम 8 to 16 और फिर फ्रॉम 16 to 24। दिस इज ए सपोजिशन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक। इसी तरह ये आपके पास 10, फिर 10 से आपके पास 20 से जो है तो आप ऑनवर्ड चले जाएं 30 पे, 30 से 40 और फिर 40 से 60। तो अगर इस पे अगर मैं इन दोनों की फिर कंबाइन लोड कर मैं ड्रॉ करूं तो आप देख रहे हैं कि 0 to 8 इधर आपके पास लोड है 10, फिर इधर 0 to 8 आपके पास लोड है 20। तो कम्युलेटिव आपके पास 20 और 10 आपके पास बन जाएगा 30। इसी तरह फिर फ्रॉम 8 to 16 यू हैव 20 हियर और फ्रॉम 8 to 16 यू हैव 10 हियर। तो कम्युलेटिव आपके पास दोबारा फ्रॉम 8 to 16 बनेगा क्या चीज 30। इसी तरह फ्रॉम 16 to 24 यू हैव 10 हियर और हियर यू हैव 30। तो ये आपके पास फिर जाएगा किधर 40। अभी इन दोनों स्टेशंस पे अगर मैं साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड देखूं ना तो वो आपके पास बनेगा 40 मेगावाट। दिस इज इन मेगावाट। ये भी आपके पास इन मेगावाट, ये भी है आपके पास इन मेगावाट। तो चले अभी हम इस स्टेशन जो इंटरकनेक्टेड से स्टेशन है इसका अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो डाइवर्सिटी फैक्टर आपके पास इसका बनेगा इज इक्वल टू, देखिए इस पे अभी जो आगे जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होंगे ना तो आपके पास ये होगा, इसका इंडिविजुअल एक जो यूजर है वो लाइट से, फिर दूसरा जो है तो एसी से, फिर तीसरा दोबारा आपके पास लाइट है, फिर चौथा फैन से। तो इसका अगर आप डाइवर्सिटी फैक्टर इधर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास इक्वल आएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 और प्लस 20 अगेन और डिवाइड बाय साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आपके पास आ रहा है 40। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 40, 50 एंड 70, तो 70 डिवाइड बाय 40 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास आ रहा है 1.75। तो ये है 1.75। जब आप जरा देखें ना इसका आपके पास डाइवर्सिटी फैक्टर क्या आ रहा है 1.75। दिस इज द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। और ये आपके पास इंडिविजुअल थर्मल स्टेशन का है डाइवर्सिटी फैक्टर और इस तरह ये इंडिविजुअल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का। तो आप देख सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम में आपके पास जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल स्टेशन डाइवर्सिटी फैक्टर। इज इट क्लियर? इन दोनों यस मतलब इन दोनों का जो है वो जब इंटरकनेक्टेड है वो डाइवर्सिटी फैक्टर इनका ज्यादा होगा। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि असल में जो लोड है ना वो लोड शेयर हो जाती है असल में।
समझ आ रही है ना? सर ये सर डाइवर्सिटी फैक्टर का दूसरा नाम साइमल्टेनियस फैक्टर है सर, ये क्यों कहते हैं सर? साइमल्टेनियस फैक्टर। साइमल्टेनियस फैक्टर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इसलिए भी आप कह सकते हैं ना, क्योंकि यानी इसमें जो लोड है वो साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, जिस तरह इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, तो शायद उस वजह से जो है तो इसको साइमल्टेनियस फैक्टर कहते हो। लेकिन ये है कि इस नाम का जो है तो मुझे 100% कंफर्म नहीं है कि वेदर इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस फैक्टर, लेकिन अगर इसको कहते भी हो साइमल्टेनियस फैक्टर तो इट मे बी ड्यू टू द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि इसमें जो डिमांड है तो वो बेसिकली शेयर हो जाते हैं आपस में। ठीक हो गया सर, क्लियर हो ठीक, गया। शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन? अच्छा चले, FA19 रोल नंबर 26, आपका कोई क्वेश्चन है? FA19 रोल नंबर 26। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। लेक्चर आपको क्लियर है? सर ये 5 अभी मैं देख रहा हूँ। ये हम 5 नहीं 6 की डिस्कशन कर रहे हैं अभी। चलें ठीक है, आप लेक्चर देखें। अच्छा, FA19 रोल नंबर 48। रोल नंबर 48। अमजद सादिक, आपका कोई क्वेश्चन है? अमजद सादिक। जी अमजद। हमादुर रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? हमादुर रहमान। हुसैन नवाज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी हुसैन नवाज, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर मैं अमजद सादिक हूँ, एक मेरा 2 क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो फेजर है, जो कॉम्प्लेक्स पावर इस टॉपिक वाला है, मैं जो फेजर जो आपने सर वो डिफाइन किया, उसको थोड़ा सा सर ना हमें दोबारा समझा दो सर, फेजर टॉपिक ना। फेजर टॉपिक। जी सर। देखिए देखिए, आपको आवाज आ रही है जी जी आ रही है अभी। और स्क्रीन देख सकते हैं आप? जी नजर आ रही है सर। देखिए हमारे साथ कोई भी अगर आप साइनोसाइडल फंक्शन लें ना, यस सर। तो साइनोसाइडल फंक्शन की 2 चीज़ें जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेन जो उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो बेसिकली 2 चीज़ों के जो बेसिकली आपके पास वेरी कर सकती है। एक उसका है मैग्नीट्यूड, दिस इज द Vm, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और एक है इसका फेज एंगल। यानी किसी भी साइनोसाइडल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इन द टाइम डोमेन, तो दिस विल बी इक्वल टू Vm, जो इसकी पीक वैल्यू है, और इनटू द कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस theta v. Here this theta v is basically the phase angle of this particular sinusoid. इस केस में अगर आप इस फेज एंगल को देखें तो here in this case this phase angle theta v is equal to 0.
क्योंकि इसका अगर आप स्टार्ट देखें तो ये बेसिकली आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 0। अच्छा देखें, अभी अगर फर्ज करें मैं एक और साइनोसाइड लूँ ना, सपोज अगर मैं आई ऑफ टी लूँ और वो आई ऑफ टी आपके पास कुछ यूं हो कि आई एम इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस 90 डिग्री, यानी इस केस में आपके पास जो थीटा आई है, जो फेज एंगल ऑफ करंट है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर इसको मैं स्टार्ट करूं, मैं सॉल्व करूं तो ये आपके पास कुछ यूं होगा, या इसको सॉरी मैं ड्रॉ करूं तो ये आपके पास यूं होगा कि प्लस 90 डिग्री, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक, 890 डिग्री, और ये आपके पास क्या होगा आई एम, ठीक। तो दीज आर टू साइनोसाइड्स, आप इसको कहें कि इक्वेशन 1 और इसको आप कहें इक्वेशन 2। अभी फेजर जो है ना, फेजर, तो फेजर आपके पास वो क्वांटिटी है जिसके थ्रू आप किसी भी साइनोसाइडल फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो दो मेन चीजें हैं किसी भी साइनोसाइडल फंक्शन में, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका फेज एंगल, ठीक। तो अभी अगर फर्ज करें मैं इसका फेजर लेता हूं वोल्टेज का, तो द फेजर ऑफ वोल्टेज V विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ V और e रेज़ टू पावर j theta V, यानी दिस फेजर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ V and regarding the phase angle theta V of this sinusoid V of t। इसी तरह अगर आप करंट का फेजर लें तो the current phasor will be then equal to I, or I will be equal to mod of I or into e raised to power j theta I। In this particular case क्योंकि हमने इधर theta भी 0 कंसिडर किया हुआ है और हमने theta I 90 डिग्री कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए आपके पास जो V बनेगा फेजर, that will be equal to mod of V into e raised to power j 0, और इस तरह आपके पास I और mod of I और into e raised to power j 90 डिग्री, ठीक। तो दिस इज फेजर। अभी हम क्यों फेजर लेते हैं तो आप इसको समझें। देखिए, अगर मैं सपोज मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ ऑफ V एंड I, तो अगर मैं प्रोडक्ट लूँ ऑफ V और I इन टाइम डोमेन V ऑफ t इंटू I ऑफ t, तो ये आपके पास आएगा Vm इंटू Im, इस तरह कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा v और मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा i। तो इस प्रोडक्ट को अगर मैंने आगे लेके सॉल्व करना है तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जिसको मैं फिर आगे सॉल्व करूंगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन ये मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड अगर फर्ज करें मैं इनको थ्रू फेजेस में मल्टीप्लाई करता हूं, यानी v इंटू आई में करूं, तो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई देम, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ v इंटू मॉड ऑफ आई, और दोनों जब फेज एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी इक्वल टू e रेज़ टू पावर e j रेज़ टू पावर 0 प्लस 90 डिग्री। तो ये आपके पास इक्वल आएगा मॉड ऑफ v के इंटू मॉड ऑफ i और इंटू e रेज़ टू पावर j 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू फेजर अगर इस साइनोसाइड पे हम कोई ऑपरेशन करें तो इट इज सिंपल एज कंपेयर टू अगर इस साइनोसाइड को हम टाइम डोमेन में। तो दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई वी यूज फेजर,
कि the operation of any sinusoid by using by representing it as a phasor is quite easy as compared to अगर हम इस पे ऑपरेशन करें when the sinusoid is in a time domain, ठीक। और कोई भी साइनोसाइड आपके पास साइनोसाइडल फंक्शन के दो चीजों की इंफॉर्मेशन रखते हैं, एक मैग्नीट्यूड की और एक एंगल की। अभी व्हाई नॉट फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ दीज क्वांटिटीज वी ऑफ टी में और आई ऑफ टी में। इसमें भी आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है तो वो आपके पास इक्वल होगी 2 बाय एफ के, और इधर भी आपके पास फ्रीक्वेंसी इक्वल है 2 बाय एफ के, एंड वी नो दैट एफ इन अ पावर सिस्टम इज इक्वल टू 60, ठीक। So the main information lies in its magnitude and its phase angle. So that is basically represented by the phasor. Is it clear? मेरा जी सर, आ गई है समझ आ गई आपको? आपको तो आ गई होगी, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनका मेरा ख्याल से कोई मसला चल रहा है, तो चलें बस अल्लाह उन पर रहम करे। चलें, मोहम्मद उस्मान तारिक, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई नहीं है। आपने लेक्चर पढ़ा है? जी सर, हो गए दोनों। बासित कुरैशी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। लेक्चर पढ़ा है आपने? जी सर, पढ़ा है। शायान अमजद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी शायान, आपका कोई क्वेश्चन है? शायान अमजद, सैयद अहमद अली, आपका कोई क्वेश्चन है? सर कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। ठीक है, शुक्रिया। जी अहमद अली। सर मैंने आपको वो कहा था पावर इन सिंगल फेस एसी सर्किट जो है उसकी डेरिवेशन आपने कहा था मैं भेज दूंगा, मैंने पहले वो मैं कर लूँ तो फिर मैं लेक्चर 6 पे आगे जाऊँ, पिछला वाला क्लियर हो तो तब। अच्छा, एक मिनट, आप उस सिंगल सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर की आप बात कर रहे हैं? नो सर, पावर फैक्टर वाली मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी ना, वो राइटिंग की काफ़ी मैंने प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा था आप मुझे एक अगर पेज पे डिराइव कर दें, तो आपने कहा था मैं भेज दूंगा। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। पावर फैक्टर, इस पावर फैक्टर करेक्शन की बात कर रहे हैं? नो सर, ये पावर फैक्टर एंगल जो यहाँ पे था। एक मिनट, पावर फैक्टर, ठीक है, ये ना इसमें ये इंस्टेंटेनियस पावर की सारी चीजें। चलें, इसके में जो इमेजेस हैं ना वो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ओके सर, ठीक। आप काइंडली, अगर मेरा नंबर है आपके पास? नो सर। आप इस तरह करें कि आपको मेरा नंबर लें और मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें ताकि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको अभी, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। ओके सर, ओके, शुक्रिया। उमर शहजाद, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या चल रहा है सर? कोई क्वेश्चन नहीं। आपने लेक्चर पढ़ा है? जी सर। उम्मे हबीबा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं? यस सर, ठीक बिल्कुल। सर एक यहाँ पे राइटिंग का थोड़ा सा था मुझे भी इशू। सर यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने जब फेजर फाइंड आउट कर रहे थे ना सर, उसमें आपने शायद रियल ऑफ लिखा हुआ था। सर इसका क्या मतलब है? रियल ऑफ लिखा हुआ था? हाँ बिल्कुल, रियल ऑफ। रियल ऑफ देखिए, मतलब ये है ना कि आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? यस।
अच्छा देखिए मेरे, मैंने लिया था कि वोल्टेज वी ऑफ टी इज इक्वल टू, मैंने उधर जो चीज़ें ली थी तो वो था आपके पास वी एम और कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा डी, ये मैंने एक्सप्रेशन दिया था, याद है आपको? यस सर। देखिए इसमें ये कोसाइन है ना, कोसाइन, तो Yes, अगर sir. इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वी एम और ई रेज टू पावर जे, सॉरी, यानी रियल ऑफ आर ई, रियल ऑफ वी एम और ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी और प्लस थीटा। मैंने इस तरह लिखा था, ये इसलिए कि अगर मैं इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ ना दोबारा, तो ये आपके पास बनेगा रियल ऑफ वी एम, और इस यूलर्स आइडेंटिटी को अगर आप सॉल्व करें तो इट विल बिकम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी, और इसी तरह प्लस जे वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो अगर इसमें मैं रियल पोर्शन लूँ ना, तो द रियल पोर्शन इज दिस, द कोसाइन पोर्शन। तो अगर इसमें आप रियल लें, रियल ऑफ दिस थिंग, तो इट मीन्स के वी एम इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस थीटा डी, तो इट इज अगेन दिस एक्सप्रेशन दैट इज द वी ऑफ टी। तो इसलिए मैंने ये रियल ऑफ लिया है। आपको समझ आ गई है? यस सर। सर ये जो आपने e इंटू रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा वी लिखा हुआ है सर, इसको जब ओपन करते हैं तो ये आता है हमारे पास कॉस ऑफ, आपके पास यूलर्स आइडेंटिटी है ना, ई रेज टू पावर जे थीटा, ई रेज टू पावर जे थीटा अगर आप ओपन करें आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है? इसका एक रियल पोर्शन होता है, तो इट विल बी इक्वल टू द कोसाइन ऑफ दिस थीटा। इस जे के साथ जो भी टर्म आप लगा देना तो इसका पहले कोसाइन आएगा और फिर प्लस जे और फिर इसका क्या आएगा, साइन आएगा। तो इसमें भी दो पोर्शंस हैं, एक रियल पोर्शन है विदाउट जे और एक इमेजिनरी पोर्शन है विद जे। क्लियर है आपको? यस सर ठीक। जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये तो आपने कॉम्प्लेक्स पावर में किया था ना, ये वाला वी एम कॉस ओमेगा टी और साइन वाला। सर ऊपर फेजर में आपने लिखा हुआ था वी एम, जिसमें सर पहले आपने जे को मल्टीप्लाई कराया था ओमेगा टी के साथ। सर जब वी ऑफ टी का आप फेजर फाइंड आउट कर रहे थे, वी ऑफ टी का अगर मैं फिर जी फेजर फाइंड आउट करूं, सर उसका थोड़ा बता दें। ये फेजर से किस तरह निकल रहा है? जी सर, जो फेजर फाइंड आउट कर रहे थे उसमें जो आपने वो लिखा हुआ था ना, रियल ऑफ आगे वी एम ई इंटू जे थीटा वी और साथ में ई इंटू जे ओमेगा टी। इधर देखिए, इस पहले एक्सप्रेशन को देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं एरर से इधर लेके आ जाता हूँ। लेकिन इसको अगर आप आगे प्रोसीड करें ना टू फाइंड द फेजर, तो ये आपके पास बनेगा रियल ऑफ वी एम, और इसको अगर आप ओपन कर देना तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी और फिर प्लस जे आपके पास दो पावर्स हैं और सिंगल बेस है। तो अगर दो पावर्स और सिंगल बेस आपस में ऐड होते हैं पावर, तो जो उनके बेसिस हैं वापस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो वी एम ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी, इस तरह ई रेज़ टू पावर जे थीटा। ठीक, अभी ये Vm है ना, अगर इस Vm को मैं डिवाइड करूँ बाय अंडर द रूट 2 और इधर मैं
अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई भी करूं तो दोबारा ये अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल रिमेन द सेम। तो ये Vm बाई अंडर द रूट 2 जो है ना, ये बेसिकली अभी आपके पास इक्वल होगा द मॉड ऑफ V के, यानी द RMS वैल्यू ऑफ V के। तो ये आपके पास इक्वल होगा अंडर द रूट 2 रियल, और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मॉड ऑफ V और e रेज़ टू पावर j थीटा V के और थीटा V के, सॉरी थीटा V के और e रेज़ टू पावर j ओमेगा। तो इसमें अभी आप फेजर देख सकते हैं कि फेजर में दो इंफॉर्मेशन होती है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ साइनोसाइड और एक फेज एंगल। तो बेसिकली ये आपके पास इंफॉर्मेशन। तो अगर आप इस चीज को सिर्फ इससे बाहर निकाल दें ना, तो दिस विल बी नाउ द फेजर, यानी V विल बी इक्वल टू द मॉड ऑफ V और e रेज़ टू पावर j थीटा। So this mode of V into e raised to power j theta V is the phasor of this V of, is it clear? यस सर ठीक। सर देखें, जैसे अगर हम सिंपल फेजर फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अगर इतना लेकिन लंबा आप प्रोसीजर डायरेक्ट करने लिख की सकते हैं, जरूरत बस दिस वाज जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू कि किस तरह याद ठीक है है, सर। बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। सही है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आप सेशन जो है तो आज हम एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जिस तरह हम ऑनलाइन होंगे तो आपके सीआर को मैं इन्फॉर्म करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़ सर जी। हाँ भाई, कितने अंदर से सब डांस है निकल रहा है। सुनाओ क्या हाल चाल है? हाँ अरे रिकॉर्डिंग बंद हो जाए यार, सर ने अभी भी रिकॉर्डिंग लगाया बेटा, तेरी आवाज तुमने बोला रिकॉर्ड हो गया। थोड़ी देर पहले मसला पड़ गया था मेरा। हाँ अभी फिर तुमने मेहनत तरले करने पड़ जाने, पहले सर के किया उनके करने। मैंने कोई नहीं किया उसे, मैंने उसे बेटा पुत्र लगना, तू पुत्र लगना है। कर भी देता